नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2020 का सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आया हूं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि ये सार संग्रह किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीएड की प्रारंभिक परीक्षा से लेकर यूपीएससी की मेन परीक्षा तक हो। यह सार संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं को कवर करता है और इससे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हम सर्वप्रथम आते हैं भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करने वाला पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। इसका उत्तर होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सिंधु सभ्यता का महान और विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। आपको अच्छे से पता होगा, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता, इसमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था जिसको धर्म से भी जोड़ा गया था। यह है मोहनजोदड़ो में। किस शासनकाल में कला क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्वतंत्र शैलियों गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ? आपको पता होगा कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में मथुरा और गांधार शैलियों का विकास हुआ था और इसी मथुरा शैली में सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था। और महात्मा बुद्ध की मूर्ति भारत में बनने वाली किसी भी देवी देवता की प्रथम मूर्ति है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं? हर्षवर्धन, महान सम्राट हर्षवर्धन, जो कि विद्वान भी थे और लेखक भी थे। उन्होंने अपनी इन 3 किताबों की रचना खुद से की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। भारत में चिश्तिया सूफी मत की स्थापना किससे की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है, इन्होंने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद में कई चिश्ती हुए, लेकिन सर्वप्रथम संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर इसलिए कहा जाता था कि यह बहुत ही नियम और संयम का बहुत ही पक्का व्यक्ति था। इसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी अपने व्यवहारिक रूप से कोई भी गलत काम नहीं किए थे और इसलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता है। इसने कभी भी सुरा और सुंदरी का सेवन नहीं किया था। और हाँ, प्रशासनिक दृष्टि से भले ही कट्टर था, धार्मिक दृष्टि से भले ही कट्टर था, लेकिन व्यवहारिक ज़िंदगी में इसने अपने आप में कभी भी कोई गलत आदत नहीं पाल रखी थी, इसलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर्य रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली इत्यादि गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी अनुवाद किया था। प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था। जिस मुगलकालीन लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह है अबुल फजल ने सर्वप्रथम अपने लेखों में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। अब प्रश्न आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था दिसंबर 1927 में। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच ईश्वर प्रदत्त अवसर को देखा जिसमें भारतीय को उस स्थिति में अपने हित का लाभ उठाने का मौका मिला था? सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा था कि जर्मनी और इंग्लैंड की वैमनस्यता भारत के काम आ सकती है, भारत के लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। 1927 में गठित बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। 1927 में गठित बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार और देशी संबंधों के बीच को सुधारना था। 1907 में गठित राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? 1907 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था तो उस समय इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह लिखा था। डब्ल्यू.सी. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि अगर भारत का मुसलमान अंग्रेजी शासन से खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता को कोई नुकसान नहीं होगा। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था। अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो उनका स्थान लिया था। नमक सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च के बाद नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1942 में कांग्रेस ने के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1942 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। जबकि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सेशन कमेंट करके बताइएगा 1942 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह एक लंबे कार्यकाल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। मुस्लिम लीग ने कौन सी तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में स्थित किया था।
भारत के विभाजन के समय संबंधित माउंटबेटन योजना सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को। अब अगले सेशन में हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित प्रश्नों को कराएंगे। जब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम आपको इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को और भी स्पष्ट करेंगे अगले वीडियो में। आप वीडियो की PDF को जा करके